Today I am going to explain you chapter The Fundamental Unit of Life। इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। तो सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। तो जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने एग्जामिन किया था एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, और इन्होंने इस कॉर्क को रिजेंबल किया था किससे? स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब से, और जो कंसिस्ट ऑफ करता था मैनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स को, लिटिल कंपार्टमेंट्स कहिए। और इसमें अगर हम कॉर्क की बात करें, कॉर्क किसे कहते हैं? तो कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बार्क ऑफ ट्री से मिलता है। तो जब ये साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने क्या किया था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया था किसके अंडर? सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, उसके थ्रू उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने इसको कहा था, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे थे, बॉक्सेस मतलब कि, उसको इन्होंने क्या कहा? सेल कहा। तो इस तरीके से क्या हुई? सेल की डिस्कवरी हुई। तो अब हम इसमें बात करते हैं सेल क्या है। तो सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो किसके थ्रू होती हैं? वो सेल के थ्रू होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेड अप ऑफ किसके हैं? सेल के हैं, बने होते हैं। और जो सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल्स बनती हैं। नई नई सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती हैं? बनती रहती हैं लगातार। तो ये तो बात हुई कि सेल क्या है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स है, ये जब वर्क करती हैं साथ में, तो ये फॉर्म करती हैं किसको? टिश्यू को और ऑर्गन्स को। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स मिलके ही टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू से ही फिर क्या होता है? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होती है। और इन सेल्स का क्या होता है? सेल अपनी इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ही परफॉर्म करती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। तो इसमें हम आगे बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो किसका बना होता है? वो सेल का बना होता है। तो इसमें दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स की बात हम करते हैं। पहला तो है, एक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनमें सिंगल सेल पाई जाती है, और यही सिंगल सेल क्या करती? परफॉर्म करती है सारे फंक्शंस को। वो कौन कौन से फंक्शंस हैं? वो न्यूट्रिशन के हैं, रेस्पिरेशन के, चाहे एक्सक्रीशन के हो, चाहे रिप्रोडक्शन के हो। ये सारे फंक्शंस जो हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करती है। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल। तो यानी कि सिंगल सेल यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उनमें वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है सारे फंक्शंस को। अब अगर हम यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। पैरामीशियम की बात करें, चाहे क्लेमाइडोमोनास की बात करें, ये सभी क्या है? हमारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनमें सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है सारे फंक्शंस को। तो ये तो बात हुई यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की।
अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें हम आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मैनी सेल्स के बने होते हैं, और इनमें जो कई सारी सेल्स होती हैं ये परफॉर्म करती हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को, यानी कि हर सेल्स का अपना कुछ फंक्शन होता है और वो उसी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जैसे कि फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या हैं? ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, क्योंकि ये इनमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं और ये कई सारी सेल्स ही परफॉर्म करती हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को। तो अब आगे हम इसमें बात करते हैं इस चैप्टर में। तो हम वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो कई सारी सेल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी से हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल हो गई और ब्लड सेल्स हो गई या फैट सेल्स हो गई, नर्व सेल्स भी, ये सारी क्या है? वेरियस सेल्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी से है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन बींग्स जो है वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर हम इसमें शेप और साइज सेल्स की बात करें तो वो रिलेट होती हैं किससे? उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है और वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो कुछ सेल्स जो होती हैं उनका शेप जो होता है चेंज होता रहता है, जैसे कि हम बात करते हैं अमीबा की। तो अमीबा क्या है? अमीबा जो है वो उसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है। उसका शेप कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि यही शेप है अमीबा का, क्योंकि उसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है। और कुछ अगर हम सेल की शेप की बात करते हैं तो जैसे कि हमारा नर्व सेल्स हैं, उसका क्या होता है? अपना एक टिपिकल शेप है। हम कह सकते हैं कि हाँ ये शेप किसका है? ये नर्व सेल का है, क्योंकि उसका शेप कैसा होता है? टिपिकल होता है। और जितनी भी लिविंग सेल होती हैं उनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने उस बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करें, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके किसी भी लिविंग फॉर्म्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होते हैं वो उसके बेसिक फंक्शंस जो वो परफॉर्म करते हैं वो सेल के थ्रू वही हम कह सकते हैं उसी को। तो अब हम इसमें बात करते हैं जब डिवीजन ऑफ लेबर की, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो वो फूड डाइजेशन का काम करते हैं, मतलब कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का क्या वर्क है? वो ब्लड को पंप करने के लिए होता है। तो यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनमें अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन बींग्स का क्या है? डिफरेंट डिफरेंट उसके बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। ये किसके थ्रू ये हो पाता है? ये सेल्स जो उनमें कई सारी पाई जाती हैं उनके थ्रू ही ये हो पाता है। तो अब अगर हम देखते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सिंगल सेल में भी पाया जाता है, यानी कि जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सेल है उसमें उसका एक सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेलीज ही क्या होती हैं? सेल की जो परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को, चाहे वो रॉ मटेरियल सेल के अंदर बनाना हो गया या सेल से रॉ मटेरियल वेस्ट मटेरियल को क्लीन अप करना हुआ, ये सारे जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज के थ्रू ही जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसी के थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये तो बात हुई कि सेल ऑर्गेनेलीज की। अब अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 चीज़ें मेन है, यानी कि जो 3 फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी सेल में होती हैं। एक तो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस
और तीसरा है साइटोप्लाज्म। ये तीनों जो है वो मेन स्ट्रक्चर है किसी भी सेल में पाया जाता है ये तीनों। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अगर, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो कि सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ सेल को किससे? उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। कौन? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और जो सेल के अंदर जो कंटेंट पाया जाता है उसको अलग करती हैं किससे? उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम ये क्या करती हैं? ये अलाउ करती हैं एंट्री और एग्जिट किसका? कुछ मटेरियल्स का। कहाँ? सेल के अंदर और बाहर में। यानी कि सेल के अंदर कौन सा मटेरियल जा रहा है और सेल के बाहर कौन सा मटेरियल निकल रहा है, उसको जो परमिट करने का काम होता है वो किसका होता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रिवेंट करती है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स को भी। और जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलाउ करती है सेलेक्टिव मटेरियल को ही, इसीलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि सेल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ सब्सटेंस होती हैं सेल में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या होता है? ये मूव करती हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ही। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। तो आइए समझते हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन है मूवमेंट है किसका? मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू a रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। ये देखिए इस फिगर से समझ सकते हैं ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है। तो जो मूवमेंट होता है वो मॉलिक्यूल्स का, पहली बात तो डिफ्यूजन में, वो कहाँ से होता है? रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ये देखिए ये इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई है, तो जो इसमें मूवमेंट हुआ है मॉलिक्यूल्स का वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हुआ है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन की प्रोसेस कहते हैं। तो अगर हम सेल की बात करते हैं तो हम सेल में देखते हैं कि जो कुछ मटेरियल होता है, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्यूमुलेट होता है हाई कंसंट्रेशन का सेल के अंदर। ठीक है, तो अगर हम सेल्स के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो जो कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो होता है। किसके कंपैरिजन में? इनसाइड द सेल के कंपैरिजन में। यानी कि बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो होता है, जबकि इनसाइड द सेल क्या होता है? कंसंट्रेशन हाई होता है। तो प्रोसेस में क्या होता है? जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो कहाँ होता है? रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है? वो पहली बात तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन का कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर और बाहर किस सेल में, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें किसी कॉन्सेंट्रेशन में काफ़ी डिफरेंस। तो इस कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो मूव करता है कहाँ? आउट ऑफ द सेल। कहाँ? तो अंदर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हाई है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो है। तो कहाँ होगा मूवमेंट? रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो क्या होता है? मूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द सेल से, और ये किसके थ्रू होता है? वो होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के ही थ्रू। तो इस तरीके से क्या होता है? मूवमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये अगर हम इसमें एक और चीज़ समझे तो वो है ऑक्सीजन।
तो इसी तरीके से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, डिफरेंट है उसके सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो होता क्या है, जो सेल है में जो ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर एंटर करती है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। तो जो बाहर है कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का वो हाई है और सेल के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो होता क्या है, जो मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का वो कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है सेल के अंदर और इसमें डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज का, किसमें, बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि सेल के बीच में भी मूवमेंट में हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, और सेल्स का उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्यूजन। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से जो डिफ्यूजन है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जो मूवमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का वो क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है।